फकत एक गवाह था चांद और अदालत ने अमावस की तारीख मुकर्रर कर दी। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश भर आज पूरा देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और आज बहन मायावती जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। जो बातें आम जनता बोलती थी, समर्थक बोलते थे अथवा जो जन संघर्ष के बीच हैं वो बोलते थे, आज बहन मायावती जी ने बोला ही नहीं बल्कि ऐलान किया है और उस संघर्ष के साथ खड़ा होने का वादा किया है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाला हूं कि बिहार की सरकार, खास करके नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी ने बहुजन समाज को किस तरह टुकड़ों में बांटने का एक प्रयास किया है, एक साजिश किया है, यह भी बताऊंगा क्योंकि मैं ग्राउंड पर हूं, सर्वे रिपोर्ट कर रहा हूं, देख रहा हूं जो जातिगत जनगणना कैसे हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहन जी के बर्थडे सेलिब्रेशन में लेकर चलता हूं जो वहां पर कहा गया। बहन मायावती जी का कहना यह है, उन्होंने कहा अपने स्पीच में कि जब से बैलेट पेपर से चुनाव बंद हुआ है और ईवीएम से शुरू हुआ है, बसपा का प्रतिशत यानी वोट प्रतिशत गिरता गया। क्या कारण है? सबसे बड़ी साजिश कही जा सकती है जो चुनाव के दौरान ईवीएम के साथ जो साजिश रची जाती है, जो खेल किया जाता है, मीडिया को खरीद लेना, अपने पक्ष में ले लेना, ईवीएम को अपने हिसाब से सेट कर देना, ये सारे आरोप बहन मायावती जी ने लगाया है। ईवीएम के ऊपर उन्होंने सीधा अटैक किया है। जब उनसे पत्रकार ने बहुत सारे सवाल किए, उन सवालों में बड़ी अहम अहम बातें उन्होंने कही है। उन्होंने सीधे कहा, डॉक्टर अंबेडकर कभी भी उन्होंने मनुस्मृति नहीं जलाया, और रही बात ये, डॉक्टर अंबेडकर कभी भी किसी भी जाति के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दिया है। ये बात असत्य है, मनगढ़ंत है। कोई बोलता है तो वो अंबेडकरवादी नहीं है। अब रही बात ये, बहन जी का साफ साफ कहना है कि कौन सा मिनिस्टर, कौन सा मंत्री क्या कहा नहीं कहा, जब तक हम उनके संदर्भ को नहीं जान लेंगे, किस विषय पर वो बोल रहे थे, जब तक हमें पता ना हो, हम उनका उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। आप मेरे बारे में पूछिए, बसपा के बारे में पूछिए। आज हमारा जन्मदिन है, हम अपने समर्थकों के साथ हैं और हमने ये पाया है कि जब से ईवीएम का चुनाव शुरू हुआ है, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, संगठित है, कैडर है, इनका अपना एक वोट बैंक है, लेकिन मत प्रतिशत दिनों दिन गिरता जा रहा है। इसका क्या कारण? आपने भी देखा होगा, जब चुनाव परिणाम आते हैं, बसपा का कोई कॉलम नहीं होता, अन्य में डाल दिया जाता है। तो इससे यह बात तो सीधी तौर पे समझ में आ गई कि चुनाव आयोग के द्वारा जो पार्टियां पंजीकृत है, जिन्हें भारतीय समाज के अंदर और भारतीय मतलब चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, उस राष्ट्रीय पार्टी का कॉलम ना हो, अन्य में डाला जाए, तो इसका मतलब है कि मीडिया की ये बहुत बड़ी साजिश है। और मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? केंद्र सरकार। क्या केंद्र सरकार यह कभी सवाल पूछा कि आप अन्य नाम देते हैं, मात्र 2 पार्टी क्या 3 पार्टी का नाम देते हैं, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, या वो भी अब वाम दल कह के साइड पकड़ लेते हैं, और बसपा को अन्य दल में क्यों गिनती करते हैं? मतलब अन्य प्रत्याशी, अन्य दल कहने का तात्पर्य यह मीडिया की सबसे बड़ी साजिश है। अब रही बात ये, ईवीएम के ऊपर जब इतनी शिकायतें आई, सरकार के पास शिकायत है, चुनाव आयोग के पास शिकायत है, मीडिया में शिकायतें होती है, तो सरकार एक बार निष्पक्ष होकर बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, वह शिकायतों का निपटारा करने लग जाते हैं, सफाई देने लग जाते हैं। अगर आम जनता की मांग है, राष्ट्रीय दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उंगली उठा दिए, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में हर्ज क्या है? मेन समस्या यह है।
अगर कोई समस्या है तो इसका मतलब यह है कि केंद्र की सत्ता को इस बात का डर है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बसपा के सही आंकड़े और सही मत प्रतिशत आ जाएगा। बहन मायावती जी विरोध करने के लिए एक बहुत बड़ी नेता बनकर सामने खड़ी हो जाएंगी, और हो ना हो अगला प्रधानमंत्री बहन मायावती जी ना हो, यह भी हो संदेह है, परेशानी है सत्ता के पास। कहने का मतलब यह है, कहीं न कहीं से ईवीएम तो संदेह के दायरे में आ चुका है, क्योंकि आज तक बहन मायावती जी कभी ईवीएम के खिलाफ इतना बढ़ चढ़ कर नहीं बोला। आज अपने जन्मदिन पर शुभ संदेश कामनाओं के साथ उन्होंने जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया है वो बहुत बड़ा सवाल है। अब हम आपको बिहार की जो जातिगत जनगणना चल रही है, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप कहेंगे 85% और 15%, तो यह भूल जाइए, यह बहुत बड़ी साजिश है। रामविलास पासवान जी दलित सेना बनाए थे और दलित कहकर पूरा का पूरा SC ST समाज को अपने पीछे कर लेते थे। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में दलित को 2 वर्गों में बांट दिया, दलित और महादलित, और महादलित के वोट पर नीतीश कुमार जी ने कब्जा किया रामविलास पासवान जी को कमजोर करने के लिए। अब रही बात पिछड़ा वर्ग, नीतीश कुमार जी ने अपने ही शासनकाल में ओबीसी संवैधानिक शब्द है, ओबीसी संवैधानिक जाति है, लेकिन उसमें से पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग करके इन्होंने 2 फार कर दिया। अब जातिगत जनगणना में अगर आप इस मुगालते में होंगे कि जातिगत जनगणना करने वाले जाके ये पूछ रहे हैं कि आप SC से हैं या नहीं, आप ST से हैं या नहीं, आप OBC से हैं या नहीं, आप जनरल हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड पर जो जातिगत जनगणना हो रही है, पर्टिकुलर जाति पूछी जाती है। आप यादव हैं, भूमिहार हैं, आप राजपूत हैं, आप चमार हैं या पासवान हैं, पासी हैं, कोयरी है, धानुक है, इस तरह की जाति लिखी जाती है। और जो ओबीसी जातियां हैं यह 5400 जातियों में बट जाएगी, और उत्तर प्रदेश में अगर इसी प्रकार की जातिगत जनगणना कर दिया जाए तो बहन मायावती जो एक SC ST की नेता मानी जाती हैं, उन्हें लोग जाटव नेता कहना शुरू कर देंगे। वो SC ST का नेता नहीं रह जाएंगे। जैसे नीतीश कुमार जी को अब OBC का नेता नहीं कहा जाएगा, कोयरी नेता कहा जाएगा। जो इस जनगणना का जो देख रहा हूं, जो हालात है ग्राउंड पे, अगर तेजस्वी यादव जी खड़े होंगे तो उन्हें यादव नेता कहा जाएगा, ना कि OBC का नेता। यानी जो OBC एक संवैधानिक शब्द है, उस संवैधानिक शब्द के साथ छेड़छाड़ करके और 5400 जातियों में अगर अलग अलग जनगणना होती है, तो आप एक बात बताएं, किस लिहाज से आप 85% कहेंगे? आप शूद्र बोलकर काफी बड़ा संख्या बन जाते थे, आप मूल निवासी बोलकर एक बड़ा संख्या बनते थे, आप बहुजन शब्द बोलकर SC ST OBC माइनॉरिटी सबको इकट्ठा करते थे। लेकिन जब कानूनी किताब में सरकार के पास जो आंकड़े होंगे वह 5400 जातियां होगी, तो SC ST OBC महज एक शब्द बनकर रह जाएगा, एक संवैधानिक शब्द बनकर रह जाएगा। ग्राउंड पर जब जाति की संख्या देखी जाएगी तो वहां यह भी देखा जाएगा कौन से नेताजी किस जाति के हैं, उस जाति की जनगणना कितनी है, जनसंख्या कितनी है। यह भी हो सकता है कि 2-3 जाति की जनसंख्या को मिलाकर अगर बहुमत हासिल हो तो बाकी जातियों के साथ नाइंसाफी हो सकती है। आपने देखा होगा, आप ग्राउंड पर जाकर देखिए, हमने पाया है नाइयों की कोई गांव नहीं होता, एक गांव में 1-2 घर नाई का होता है। जो मालाकार है माली, उनका भी 2-4 घर ही होता है, पूरा गांव या पूरा इलाका मालियों का नहीं होता। समाज इस तरह से बटा हुआ था। समाज में कुछ सेवा कर्मी हुआ करते थे जिनकी जातियां हैं। अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो जहां 4000 की आबादी है वहां 20 से 25 वोटर नाई के होते हैं और 50 वोटर माली के होते हैं, जिनके नाम के पीछे मालाकार लिखा होता है।
क्या इन जातियों को दबा के रखा जाएगा? ये जातिगत जनगणना से जिनकी संख्या भारी है, जो बड़ी संख्या में है, जिनके गांव बसे हुए हैं, उनका वर्चस्व होगा राजनीति में भी और हर जगह। बाकी लोगों के साथ दमनकारी व्यवस्था हो जाएगी। और इस तरह से जो आज तक कहते आए हम पिछड़ा वर्ग हैं, हम सरकार बनाते हैं, उन पिछड़ा वर्ग को 5400 टुकड़े में बांटा गया है। ऐसी हालात किया गया है इस जातिगत जनगणना के आधार पर। जहां तक मैं समझता हूं, जातिगत जनगणना करना ही था, संख्या भारी दिखाना था, तो वहां पर ओबीसी लिख देते, एससी लिख देते, एसटी लिख देते और जनरल लिख देते, जो संवैधानिक जातियां हैं। ये जो पौराणिक जातियां बनी हुई है, जिससे पूरा समाज का बंटवारा हुआ है, उसको सरकारी मुहर लगाने की तैयारी है। बिहार में जातिगत जनगणना में बिहार के शिक्षक लगाए गए। शिक्षकों का काम है दिन भर घूमना, घर घर जाकर जाति पूछना। आप ये सोच रहे होंगे कि जाति पूछकर शायद मेरा कोई उद्धार करने आए हैं, कोई कल्याण करने आए हैं। ऐसा नहीं है। ये नेताजी को कल्याण करेंगे, ये पता कर रहे हैं, ये मुखबरी कर रहे हैं आपकी कितनी जाति है, आपकी जातियों की संख्या क्या है। कल को दोबारा जब वोट मांगने आएंगे तो कौन कौन से जाति को चिन्हित करें और कहां कहां वोट मांगे, ये वोटों की राजनीति होगी। और तो और मैं आपको बता देता हूं, जो आरजेडी है, आरजेडी के फिलहाल जो वर्तमान मुखिया हैं तेजस्वी यादव, जो कि यादव जाति से आते हैं, उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, जो राजपूत हैं। तो राजपूत और यादव को एक जगह कर दीजिए, देखिए उसमें बहुमत हासिल है कि नहीं। उधर नीतीश कुमार कोयरी जाति से आते हैं और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन सिंह भूमिहार हैं। तो दो जाति को एक जगह कर दीजिए, देखिए पूर्ण बहुमत मिलता है कि नहीं। उधर उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे आजकल जो उनके महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो काफी गायब नजर आते हैं, फ्रंट पे दिखते नहीं है, वो ब्राह्मण और ये जाटव। बाकी ओबीसी के जो है विश्वनाथ पाल को उन्होंने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है। कहते हैं ओबीसी, लेकिन वो अगर जातिगत जनगणना होगा तो पाल जाति से आते हैं। तो पाल जाति की कितनी जनसंख्या है, कितना मतदाता है, उसके हिसाब से उनको मानेगा। कहने का मतलब समाज सरकारी तौर पर जातियों में बटेगा, उसके बकायदा एक रिकॉर्ड होंगे जो कि डिजिटल होगा और यह देखा जाएगा किस जाति की संख्या कितनी ज्यादा है, क्या उस जाति के लोगों को राजनीति में कितनी पकड़ है, और वही लोग राजनीति के सिकंदर होंगे। और जिनकी जातियों की संख्या कम है वो दबे कुचले रहेंगे, डिप्रेस क्लास में गिनती होंगे और मुंह देखते रहेंगे कोई योजना आता है तो हमारा कोई सुनेगा या नहीं। जातिगत जनगणना से कई शब्द उड़ जाएंगे हवा में, जैसे आप मूल निवासी नहीं कह सकते, क्योंकि जो जाति संख्या होगी मतगणना के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से एक जगह होंगे। अगर कोयरी, भूमिहार, यादव एक जगह होते हैं, असेंबली की सीट पाने में सक्षम है, तो आपके मूल निवासी के शब्द वो नहीं सुनेंगे। आप बहुजन समाज बोलेंगे वह भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो जातियों में बटा हुआ है और जातिगत आधार पे वो जनसंख्या देख लेंगे कि कितना मत प्रतिशत है कहां कहां। तो इस तरह से टोटल वोटों की राजनीति बनकर आ जाएगी। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान था उसमें यह कहा गया था कि डिप्रेस क्लास को कुछ सहूलियतें चाहिए। डिप्रेस क्लास में महिलाएं थी, एससी एसटी था, ओबीसी को उन्होंने लिया था और ओबीसी में भी देखा गया था कि गरीबी है, भुखमरी है, किसी के पास जमीन जायदाद नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ओबीसी को भी मंडल कमीशन लागू करके उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया गया। इस तरह से जो दबा कुचला वर्ग था उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। यह नहीं, कल को यह वोटों की राजनीति हो जाएगी। अभी जो जातिगत आधार पर जनगणना हो रहा है, शुक्र है कि उसमें उपजाति को नहीं रखा गया, गोत्र मूल नहीं पूछा जाता है, अन्यथा यह हजारों में विभक्त हो जाता। कहने का तात्पर्य है यह कल्याणकारी आम जनता के लिए तो नहीं है, लेकिन भारी कल्याणकारी नेताओं के लिए है। नेताओं को सहूलियत होगा कि वोट मांगने के लिए किस किस जाति के पास जाना चाहिए और किस किस जाति के पास नहीं जाना चाहिए।
वो नेताजी उसे इग्नोर कर देंगे, उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। ऐसी व्यवस्था होगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।